नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया। अपन व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में चल रही थी अपने जशत्व संधि। जशत्व संधि में अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, झलाम जशो अंते। आज दूसरा सूत्र पढ़ेंगे जो है झलाम जश झशी। झलाम जश झशी। पहले तो इन दोनों सूत्रों में अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है। देखिए, ये सूत्र भी जश करता है, मतलब ज ब ग ड द, और ये सूत्र भी जश ही करता है, मतलब ज ब ग ड द। मतलब अंतर क्या है इन दोनों में? ये यहाँ तक तो दोनों एक जैसे हैं कि झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, पर यह सूत्र करता है पदांत में, मतलब शब्द का अंत होना चाहिए वहाँ पर, और यह सूत्र करता है पद के बीच में, लेकिन उसके बाद में झष प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। जैसे समझा देता हूँ मैं। एक तो है अच प्लस अंत, और एक है बुध प्लस धी। यहाँ पर अच स्वयं में एक शब्द है, अच स्वयं में एक शब्द है, इस शब्द का अंत हो रहा है च से, तो च के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा ज, अ इसमें मिल जाएगा, तो ये ज पूरा हो जाएगा अजंत। ये पदांत था, मतलब शब्द का अंत था, लेकिन यहाँ पर बुध कोई शब्द नहीं है, ये अधूरा शब्द है। पूरा शब्द ये मिलने पर बनेगा। इस ध की जगह भी तीसरा वर्ण हो जाएगा द, परंतु ये पदांत नहीं है, इस वजह से ये तो होगा झलाम जश झशिषे, और ये होगा झलाम जशो अंते से। समझना है आपको, व्यंजन संधि थोड़ी सी कठिन लगेगी, तो अब इसके स्थान पर द हो जाएगा। जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बु द और धी, बुद्धि, और ये बनेगा अजंत। तो लिखते हैं दूसरा सूत्र जशत्व संधि में, झलाम जश झशी। सूत्र की व्याख्या लिखिए। झलाम झश जश झशी, यदि झल प्रत्याहार के वर्ण, जल प्रत्याहार में क्या क्या आता है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चलता तो उल्टा है ये, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और श श श है। देखना झष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद कोई झष प्रत्याहार का वर्ण, यानी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो झल के स्थान पर, मतलब इन वर्णों के स्थान पर जश, उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण ज ब ग ड द, सब हलंते आदेश हो जाता है। जश आदेश उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर भी होता है। उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर कैसे होता है, ये उदाहरण में समझाऊंगा। सूत्र की व्याख्या लिख लीजिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं।
क्रुद्ध प्लस ध और लब प्लस धी। देखिए यहाँ पर क्रुद्ध धातु है, यहाँ पर लब धातु है, और धातु में जब तक तिंग प्रत्यय नहीं लगते तब तक वो पद नहीं बनते। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये दोनों पद नहीं है। तो पद नहीं है तो ये ध और भ ये पद के अंत में भी नहीं है, ये पदांत में नहीं है। तो यहाँ पर जो इसकी जगह इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण होगा वह किस सूत्र से होगा? झलाम जश झषि से। अगर ये पदांत में होता तो किससे होता? झलाम जशो अंत्य से। अभी ये पदांत में नहीं है क्योंकि ये धातु का मूल रूप है, इस वजह से ये इसको पदांत नहीं मान सकते। अब इस ध की जगह तीसरा वर्ण क्या होगा? तीसरा त थ द ध न ये होता है, तो तीसरा वर्ण है द, क्रुद्ध, क्रुद्ध, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं क्रुद्ध। ठीक है। लब्धि, ल इस भ का तीसरा कौन सा होगा? प फ ब, ल ब और ये धी मिल जाएगा पीछे, लब्धि। ये ध्यान रखना है कि ये तो पदांत में नहीं करता है, मतलब पदांत नहीं हो जहां पर तो ये सूत्र तीसरा वर्ण करता है, और जहां पर पदांत हो वहां पर पहले वाला सूत्र मतलब झलाम जशो अंत्य वह तीसरा वर्ण करता है। संधि विच्छेद देखो, युद्ध। अच्छा, इस युद्ध में द पूरा है कि ध पूरा है ये देखना है अपने को। देखिए, जो खड़ा हो और जो बैठा हो, बताओ खड़ा रहता है जो बड़ा या बैठा रहता है जो बड़ा? जो खड़ा रहता है वह तो छोटा होता है और जो कुर्सी पर बैठा रहता है वह बड़ा होता है। तो युद्ध में ये द तो छोटा है और ये ध बड़ा है, मतलब ध पूरा है और द छोटा है। बहुत सारे वर्ण होते हैं ऐसे जिनमें अपने को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यही समझ लेना, कुछ संयुक्त वर्ण बता रहा हूँ, उनको कॉपी में अलग से लिख लेना। त्र किस किस से मिलके बना होता है? त, र और अ। बोल के देखो, त्र, त तो छोटा सा बोल रहे हैं अपन, और र पूरा बोल रहे हैं, त्र, र, पीछे र की आवाज आ रही है, तो त्र इससे बनता है। श ये किससे बनता है? क्ष, आगे क बोलते हैं छोटा सा, फिर ये श और ये अ, इन तीनों से मिलके क्ष बना हुआ है। इसके बाद श्र, ये श्र किस किस से मिलके बना हुआ है? श, र और अ, एक साथ बोलो इनको, श्र। इसके बाद द्व, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? व नीचे बैठा हुआ है, मतलब व पूरा है तो द आधा, और व में अ मिला हुआ है, द्व ध, इसमें द प्लस ध प्लस अ। गे, गे किससे मिलकर बनता है? ये अपन गे बोलते हैं पर इसका उच्चारण जे की तरह होता है, जे इसकी तरह उच्चारण होता है। अपन ज्ञान बोलते हैं परंतु इसका शुद्ध उच्चारण है ज्ञान। तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ज, य और अ। अब बोल के देखो क्या बोलते हैं इसको, जे, जे। ठीक है, ये आपको लिख लेना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब वर्ण विच्छेद करते हैं, संधि वंधि करते हैं तो सब में कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड। बहुत सी बार अपने सामने आता है इस तरह का ट्र।
अब अपन र की मात्रा लगाते हैं तो र की तो एक ही मात्रा लगाते हैं। जैसे मान लो ये स है, इसमें र की मात्रा लगानी है तो यही तो लगाएंगे। अब ये र यहाँ लग गया परंतु इसमें दो क्यों लगाया, तो इसको देखना कि ट्र को बोल के देखो, ट्र को कैसे बोलते हैं, ट और र की आवाज़ पूरी आ रही है, ट र और अ, ट्र हो गया। अब यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि ट कैसा है, इस तरह का हलंत यानी कि आधा। इसमें क्या मिलाना है अपने को, र, तो ये र किधर मिलेगा, इधर। ये बात तुम्हारे सामने क्लियर हो गई कि इस ट्र में जो ये है ये तो हलंत है और जो इधर वाला है ये र है। बहुत गूढ़ जानकारी है, अच्छे नहीं बता सकते, अगर आपने पढ़ लिया तो आप बता सकते हो उसे। ठीक है, पढ़ लिया। इन शब्दों का ये वर्ण विच्छेद तुम्हारे जो बड़े भाई बहन हैं BA MA कर रहे हैं उनसे पूछना कैसे होता है, ठीक है ना। उन्हें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी जानकारी मिल रही है और उन्हें कितनी मिली है। अब देखते हैं अपन युद्ध, या इसको लिखते हैं युद्ध। वही है, यहाँ से नीचे उतार लेंगे युद्ध प्लस ध, और युद्ध यह धातु का मूल रूप नहीं है, शुद्ध मूल रूप क्या है, युद्ध धातु होती है, युद्ध प्लस ध, वापस वही हो गया युद्ध प्लस ध। दूसरा देखते हैं, जैसे मुग्ध, यहाँ पर क्या है, ग, यहाँ से अलग कर लेते हैं, मुग प्लस ध, इस ग को घ में बदल देंगे, मुघ प्लस ध। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा मुग प्लस ध। दो शब्द और हैं, जैसे त्विष प्लस भी, इसकी संधि करनी है अपने को। मैंने जो अभी व्याख्या लिखाई है उसमें लिखाया है कि ये उच्चारण स्थान के अनुसार भी होता है, उच्चारण स्थान के अनुसार। अब बताओ, मैं तुमसे ये पूछूं कि इसकी संधि करनी है, इसका तीसरा वर्ण बताओ, स का कौन से वर्ग में आता है, किसी भी वर्ग में नहीं आता है ये। तो फिर क्या करेंगे, कौन सा तीसरा वर्ण करेंगे, इसका उच्चारण स्थान देखो, स का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब मूर्धा में कौन सा वर्ग आता है, ट वर्ग, मतलब अपन यहाँ तक पहुँच गए वर्ग तक। अब ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ट, ठ और ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वी ड और भी, त्विड भी। समझ में आएगा ये। देखो, आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। सब चीज़ें आपको ये याद रहनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये। आपको तो केवल शब्द याद कर लोगे, उन शब्दों में काम चल जाएगा, क्योंकि आपके ये नहीं आता कि भाई इस सूत्र की व्याख्या लिखिए। केवल ये आता है कि इन दोनों शब्दों की संधि कीजिए या इस शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो ट्विड प्लस बी। अब मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, उनकी संधि विच्छेद करनी है, उनकी संधि करनी है। और अगर कोई समझ में नहीं आए तो वो मुझसे पूछ लेना ग्रुप में या कमेंट करके। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को याद कर लेना आप। तो अगर ज़्यादा परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इन शब्दों को याद कर लेना। त्विष प्लस भ्याम, लब प्लस धी,
दघ प्लस ध, शुद्ध प्लस ध, सिद्ध प्लस धी, वाक प्लस भ्याम, शुभ प्लस ध। और किसी का टेस्ट लेना हो तो पूछ लेना कि शुद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो ये अपनी जशत्व संधि पूरी। अभी बहुत कन्फ्यूजन चलेगा, केवल एक संधि हुई है। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, देखो कन्फ्यूजन क्लियर कब होता है, जब हम बार बार पढ़ते जाएंगे, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तब जाके कन्फ्यूजन क्लियर होता है। जैसे मान लो दही में से घी निकालना है, दही में से घी अलग करना है, कैसे करेंगे, बार बार उसको मथते जाएंगे, बार बार घुमाते जाएंगे, तब जाके दही में से घी अलग निकलता है। इसी तरह से आपको भी बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी। और इस तरह से क्लियर हो जाएगी कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। जो BA MA वाला, जिसको संधि नहीं आती है उसको संधि आप सिखा सकते हो। इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।